हेलो दोस्तों, मैं अंजलि यादव स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि ग्लोबल इंस्टीट्यूट में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे। मैं तेरे नसीब का बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊँ, मैं तेरे नसीब का बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊँ, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। तो इसी लाइन के साथ आज के क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्लास को। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण, जो कि 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक चला। इस काल को, जो 1885 से लेकर 1905 का जो दौर है, ये 20 साल का जो दौर है, इसको उदारवादी विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। तो आप देखेंगे कि 1857 के बाद क्या हो रहा है कि नेशनलिज्म यानी कि जो राष्ट्रवाद है वो मजबूत हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सिर्फ एक ही विचारधारा होनी चाहिए थी, राष्ट्रवाद की विचारधारा। तो ऐसा क्यों हुआ कि दो विचारधाराएं निकल के आ रही हैं, उदारवादी विचारधारा और आगे चल के हम पढ़ेंगे उग्रवादी विचारधारा। तो चलिए अभी के लिए हम देख लेते हैं उदारवादी विचारधारा को, इसका क्या कंसेप्ट रहा, इसके बैकग्राउंड को हम देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जो कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी, आरंभिक जो 20 साल था 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक, इसमें क्या होता है कि जो कांग्रेस की नीति होती है वो अत्यंत ही उदार होती है, इसलिए इस काल को उदारवादी राष्ट्रीयता का काल माना जाता है। तो आप देखेंगे कि 1857 के बाद क्या हो रहा है कि नेशनलिज्म मजबूत हो रहा है, नेशनलिज्म बढ़ रहा है। तो लोगों को जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत महसूस होने लगी। तो इस तरह से पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अखिल भारतीय संस्था की ज़रूरत पड़ी। इसी क्रम में एक संगठन का विकास हुआ, आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आपने देखा कि जो आईएनसी है यानी कि आईएनसी जो है यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना जो है मिडिल क्लास यानी कि एजुकेशनल क्लास, जो मिडिल क्लास है, मध्य वर्ग है, वो एजुकेशनल क्लास है यानी कि शिक्षित वर्ग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ब्रिटिश की शोषण की नीतियों को समझ रहे हैं। और एक क्या हो रहा है कि ये जो मध्य वर्ग है वो शहरों से हैं, इसलिए ये पढ़े लिखे हैं। और इस तरह से क्या हो रहा है कि जो ये वर्ग हैं ये उदारवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। तो इसी में हम अब आगे देखेंगे कि जो उदारवादी नेता हैं, एक क्वेश्चन बनता है कि उदारवादी नेता में कौन कौन थे, उदारवादी नेता कौन कौन थे। तो सबसे बड़ा नाम तो दादा भाई नौरोजी का, सुरेंद्र नाथ बंजर। अब हम देख लेते हैं उदारवादी नेता कौन कौन थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो उदारवादी नेता में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय और एक नाम आता है महागोविंद रानाडे। तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा आप साथ ही। इनकी मांग को हम देख लेते हैं। उदारवादी नेताओं का मानना था कि संवैधानिक तरीके अपनाकर ही हम देश को आज़ाद करा सकते हैं। तो इसी संदर्भ में आप देखेंगे संवैधानिक मार्गों पर चलते हुए अपने अधिकार प्राप्ति पर बल देना। जो इनकी मांग थी वो संवैधानिक मार्गों पर चलते हुए अपने अधिकार प्राप्ति पर बल देना। इनका ये मानना था कि संवैधानिक तरीके अपनाकर ही हम देश को आज़ाद करा सकते हैं। आप आगे देखेंगे कि उदारवादी नेता को अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में पूर्ण निष्ठा थी और ये अंग्रेज़ों को अपना शत्रु नहीं बल्कि मित्र मानते थे। तो ये सब बातें भी ध्यान रखिए। आगे आप देखेंगे कि इनकी अधिकार प्राप्ति क्या थी, ये क्या चाहते थे। तो ये कहते थे, उदारवादी नेता जो थे वो कहते थे कि हमारी शिकायत जो है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया से है, अन ब्रिटिश रूल से है। इनके कहने का मतलब है कि ये ब्रिटिश रूल में विश्वास रखते थे। जो ब्रिटिश रूल है वो सिर्फ ब्रिटेन में ही था, ये भारत में नहीं था, ये हमारे यहाँ नहीं था। तो ब्रिटिश रूल क्या था उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय सरकार, फ्रीडम, राइट्स, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी सिस्टम, लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये सब चीज़ें तो थी
ये सिर्फ ब्रिटेन में थी, हमारे भारत में नहीं थी। इसलिए यहाँ के जो उदारवादी नेता थे वो अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया से शिकायत थी उनको। अगला पॉइंट आप देखेंगे कि ये स्वशासन पर बल दे रहे हैं। जो उदारवादी नेता है ये स्वशासन पर बल दे रहे हैं, यानी कि सेल्फ गवर्नेंस चाह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो उदारवादी नेता थे, यानी कि जो पहला चरण था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले चरण में, जो उदारवादी नेता थे वो किस पे बल देते थे? तो स्वशासन पे, वो अपना शासन सेल्फ गवर्नेंस चाहते थे। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। राजवाम बंध आंदोलन के नाम से जाना जाता था। तो इस आंदोलन को जो है राजवाम बंध आंदोलन के नाम से जाना जाता था। आगे देखेंगे, उदारवादी नेता थे वो 3P के सिद्धांत पे विश्वास रखते थे। 3P क्या था उसको हम देख लेते हैं। तो प्रेयर यानी कि प्रार्थना पत्र, प्रोटेस्ट, पिटिशन यानी कि याचिका। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो उदारवादी विचारधारा के जो नेता थे ये प्रार्थना पत्रों, प्रतिवेदनों, स्मरण पत्रों एवं शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते थे। और आप ये देखेंगे कि जो उदारवादी नेता हैं वो तो 3P में विश्वास रख रहे हैं, लेकिन जो उग्रवादी नेता आएंगे वो 3P में विश्वास नहीं रख रहे हैं, उनको 3P में विश्वास नहीं है। तो जब उदारवादी नेता 3P में विश्वास कर रहे हैं तो इनके इसी लचीलेपन एवं संयत व्यवहार के कारण ही उग्रवादी जो नेता हैं उन्होंने इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। तो ये पॉइंट देख लीजिए आप, उग्रवादी नेताओं ने इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। अब देख लेते हैं कि इनकी सफलताएं क्या क्या थीं। जो उदारवादी नेता थे उनको सफलताएं मिली, वो सफलताएं क्या थीं इसमें देखेंगे। पहला तो 1892 का एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम। दूसरा 1886 में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई। ICS की जो परीक्षा थी वो एक साथ लंदन और इंडिया में करवाया गया। और कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे सार्वजनिक धन पर भारतीयों के नियंत्रण की बात हुई। जो सार्वजनिक धन था उस पर भारतीयों का कंट्रोल हो, नियंत्रण हो, इसकी भी बात हुई। तो ये कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये भी बात सामने निकल के आई। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए बेल्वी आयोग की स्थापना हुई। ये कब हुई थी? तो 1887-88 में। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कांग्रेस के प्रति अंग्रेज़ों की नीतियाँ क्या थी, उसको हम देख लेते हैं। तो आपने देखा कि कांग्रेस को स्थापित करने में अंग्रेज़ों का ही योगदान था। आपने देखा कि 1885 में ए.ओ. ह्यूम, आपने देखा कि 1885 में ए.ओ. ह्यूम जो है एक रिटायर्ड ब्रिटिश अफसर है, उसी के द्वारा कांग्रेस की स्थापना हो रही है। कांग्रेस की स्थापना करने के पीछे उसका क्या उद्देश्य था उसको देखेंगे आप। उनका उद्देश्य ये था कि 1857 में जैसे हमारे खिलाफ अविश्वास पैदा हुआ है लोगों में और विद्रोह हो गया, वैसी परिस्थितियां फिर से न पैदा हों, तो एक ऐसा मंच बनाया जाए जहां से भारतीयों की समस्या को उगते हुए देखा जाए कि कौन सी समस्या है, वो एक मंच के माध्यम से उभरे। तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया कि कांग्रेस की स्थापना की। और इसी में आपने देखा था कि जो कांग्रेस है उसको सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत और त्वरित चालक का सिद्धांत भी कहा गया, क्योंकि इन्हीं दोनों के आधार पे ए.ओ. ह्यूम को बोला गया कि तुम जो है INC की स्थापना करो। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि 1885 में INC की स्थापना हो रही है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही है। अब क्या हो रहा है कि 1887 तक अंग्रेज़ों के अनुसार ही ये जो संस्था है INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो काम कर रही है। अब आपने देखा कि जो INC है वो भारतीयों के द्वारा ही इसका कार्यभार संभाला जा रहा है, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसके बाद क्या हो रहा है कि 1887 के बाद क्या हो रहा है कि इसके बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलना शुरू किया उन्होंने। अब जैसे जैसे कांग्रेस की स्थिति मजबूत होने लगी, उसने अपनी मांगों को अधिक मजबूती से सरकार के सामने रखना प्रारंभ कर दिया। अब जिसका परिणाम यह हो रहा है कि सरकार ने कांग्रेस की आलोचना करना शुरू कर दिया। इसी सेंस में आप देखेंगे कि 1888 में क्या हो रहा है कि डफरिन ने INC की आलोचना की, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना करता है। कहा कि मुझे उसका भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व का दावा बेबुनियाद लगता है। कांग्रेस तो एक ऐसे नगण्य अल्पमत का प्रतिनिधित्व करती है जिसको एक शानदार और विभिन्न रूपों वाले साम्राज्य के शासन की बागडोर
हरगिज नहीं दी जा सकती। यानी कि साफ साफ कहें तो उसने ये कहा कि जो आईएनसी है यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो अल्प जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसी क्रम में आप देखेंगे कि आईएनसी जो है यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तोड़ने के लिए उन्होंने दो नेता को खड़ा किया, सर सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, और इन्हीं दोनों ने मिलकर भारतीय देशभक्त मंडल संस्था बनाया गया। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा कि आईएनसी को तोड़ने के लिए दो नेताओं को खड़ा किया गया। कौन कौन? तो सर सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, और इन दोनों ने मिलकर भारतीय देशभक्त मंडल संस्था बनाया। और आगे आप देखेंगे कि 1900 में जो है कि कर्जन आता है जब, तो आईएनसी की आलोचना करता है और कहता है कि भारत में रहते मेरी यह अंतिम इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में इसका सहयोग कर सकूं। यानी कि साफ साफ वो कह रहा है कि आईएनसी को समाप्त करने की बात कर रहा है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने की बात कर रहा है कि भारत में मेरे रहते यह मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में इसका सहयोग कर सकूं। तो ये बातें ध्यान रखिएगा आप। आगे हम देख लेते हैं इसके मूल्यांकन के बारे में, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण है उसके मूल्यांकन के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें कहा गया कि जनता का आंदोलन नहीं था, यानी कि जनता जो है उसका आंदोलन नहीं था, प्रार्थना याचना तक सीमित था। और इसी में आगे देखेंगे कि लाला लाजपत राय ने कहा कि लाला लाजपत राय ने इसको अवसरवादी आंदोलन कहा और साथ ही पाखंड और देशद्रोह कहा, जो कि ये बिल्कुल सही नहीं है। सही मायने में तो ये है कि उदारवादी जो हैं वो भारतीय जनता का जागरण किए, साथ ही साथ आगे के आंदोलन का आधार भूमि तैयार किए। आगे की चीज़ों को हम अपनी आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। आपको ये क्लास कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।